Hello everyone, so today we are going to start a new series of BHIC 111 History of Modern Europe 1. Okay? There are lots of ones. So let's start. This is the cover page of the chapter. I have, incorporated this slide to my PPT just to assure you people to avoid the confusion that I'm talking about this particular book, BHIC 111 History of Modern Europe 1. Okay, so let's start. So in total, we have to study 18 units, and today we are going to start with the first unit, which is the modern state and the political culture. Now, we have to start with the keywords. This chapter is not that much difficult. It's quite easy. Now, कीवर्ड से शुरू करते हैं सो दैट कि चैप्टर में आगे आने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे हम लोग अवेयर रह सकें और सारी चीजें आगे हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। एब्सोल्यूटिज्म, अनलिमिटेड अथॉरिटी टू रूल द स्टेट, तो ऐसा किसी का पावर होना कि उस पर्टिकुलर इंसान को कोई भी क्वेश्चन ना कर पाए कि इफ ही इज डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर। कंजर्वेटिज्म, अपोजिशन टू चेंज। कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जस्ट एग्जाम्पल वी हैव दिस सिस्टम कॉल्ड चाइल्ड मैरिज एंड देर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि इन सारी चीजों को कंटिन्यू रहना चाहिए, इसको अबॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या है कि चाइल्ड सिस्टम चलता आ रहा है, चाइल्ड मैरिज सिस्टम चलता आ रहा है, तो अब इसको अबॉलिश करना, इसके अपोजिशन में बात करना क्या होगा, एक चेंज होगा। तो इसीलिए कंजर्वेटिज्म क्या होता है, अपोजिशन टू चेंज, बदलाव के लिए जो लोग अपोज करते हैं वो। काउंटर रेवोल्यूशन, रिवर्सल ऑफ प्रीवियस रेवोल्यूशन। तो रिवर्सल ऑफ प्रीवियस रेवोल्यूशन का क्या हुआ कि जस्ट इमेजिन, जस्ट स्वीडो इमेजिनरी सिचुएशन, जस्ट से कि आपके पास एक कंट्री में चाइल्ड मैरिज था, वो हटा दिया गया रेवोल्यूशन ला करके, लेकिन क्या हो रहा है कि फिर से एक रेवोल्यूशन हुआ जिसने इस चीज को रिवर्स कर दिया, अब चाइल्ड मैरिजेस होने लग गए। ठीक है। फैसिज्म, राइट विंग डिक्टेटरशिप, फर्स्ट इन इटली, फ्यूडलिज्म, मिडिवल सिस्टम वेयर लैंडलॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे एक ब्रेक होना चाहिए था। हम लोग अभी फैसिज्म के बारे में देखेंगे थोड़ा कि राइट विंग डिक्टेटरशिप, और फर्स्ट ये इटली में शुरू होता है। क्या होता है फैसिज्म? देखो, फैसिज्म का मतलब ये होता है ना कि ऐसा सोच, ऐसा भावना होना कि अपना जो नेशन है वो अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को देखने को मिला है कि सेंट्रलाइज्ड सरकारें बनती हैं। होमोजेनाइजेशन, मेकिंग आइडियाज एंड आइडेंटिटीज यूनिफॉर्म, मतलब सबको यूनिफॉर्म बनाना, चलेबल बनाना, सामान करना। ठीक है, कि ये एक आइडिया है और इस आइडिया को आइडेंटिफाई भी इसी तरह से किया जा रहा है। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, मॉडरेट रिफॉर्म्स विदाउट प्रीजुडाइज, एक आराम से किसी भी तरह का रिफॉर्म होना विदाउट एनी प्री अजम्पशन कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है। ठीक है। प्लूरालिज्म, कोएग्जिस्टेड ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स इन सोसाइटी, मतलब कि प्लूरालिज्म पे बिलीव करना, मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ, मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ, सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। सोशलिज्म, स्टेट ओनरशिप एंड इक्वालिटी, नो प्राइवेट ओनरशिप, तो एक जमीन है, ये पूरी धरती है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरह से जानवर रहते हैं उनका तो कोई पेपर वर्क नहीं होता है कि ये जमीन उनकी है, ये जमीन इनकी है, तो उसी तरह से थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आएगा कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, एक इंसान पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि ये जगह उसकी है, यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको ओनरशिप और इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सॉवरन, सुप्रीम पावर विदाउट आउटसाइड कंट्रोल, मतलब कि एक पावर का होना और इस पे कोई भी आउटसाइड कंट्रोल नहीं होना, मतलब कि एक कंट्री है तो उस कंट्री पे हक है और वहां के लोगों का अपना पूरा हक है, कोई भी दूसरा इंसान डिक्टेटर्स की तरह आकर के उनको सता नहीं रहा है। इंट्रोडक्शन, मॉडर्न यूरोपियन स्टेट्स जो है वो अपने अर्लियर फॉर्म से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो एक टाइम पे एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, मतलब कि जो राजा है उसके पास सारा का सारा पावर हुआ करता था। अब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्की नहीं है, वहां पे अब डेमोक्रेसी है। दे इंश्योर्ड मास मोबिलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को यहाँ से वहां आने जाने की पूरी छूट दी है और इस चीज को इंश्योर भी किया है। इस वजह से ये जो मॉडर्न यूरोपियन स्टेट है वो आज के वो पुराने मॉडर्न फॉर्म, वो पुराने यूरोपियन स्टेट से डिफरेंट है।
एब्सोल्यूट पावर डिड नॉट मीन प्योर डिक्टेटरशिप। एब्सोल्यूट पावर का मतलब ये नहीं था पुराने समय में कि वो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप था। इट स्टिल नीडेड सम कंसेंट बट इट इम्प्लाइड, देखो सब कुछ कंसेंट अभी भी नीडेड थी। जैसे कि अगर हम लोग स्पेन का बात करें तो राजा रानी वहां हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों को अगर कुछ बहुत बड़ा ही डिसीजन लेना है तो उन लोगों को रोम की अथॉरिटी चाहिए होती थी, क्योंकि जो रोम था वहां पे पोप्स का चयन होता था और जो पोप्स थे वो सारी कैथोलिक कंट्रीज को काइंड ऑफ अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया करते थे और बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दों पे भी वो इंटरफेयर किया करते थे। तो ये सब जो सम कंसेंट है ये तो या तो रोम से हो सकता था या फिर ये हो सकता था उनके ही नोबल से या उनकी पार्लियामेंट से, but it implied unlimited and expanding powers of the state. No area of life remained outside state control. सिंपल वही कहने की कोशिश की जा रही है कि एब्सोल्यूट पावर का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं था, और यहाँ पे जो लाइफ थे वो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट कंट्रोल के बाहर है, डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन हर किसी का जीवन स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, मोनार्की के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मॉडर्न स्टेट से पहले यूरोपियन और नॉन यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उनके पास क्या था? लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एक्ट डिस्पाइट बिग क्लेम्स। बड़े क्लेम्स होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टेट्स बहुत ज्यादा अपना कैपेसिटी शो नहीं कर सकते थे। फोकस मेनली ऑन वॉरफेयर, ज्यादातर राज्य आपस में लड़ते रहा करते थे। टैक्सेशन, डिस्प्ले, ड्रामा, स्पेक्टिकल रादर देन डेली कंट्रोल। तो टैक्सेशन और वॉरफेयर पे ध्यान दिया जाता था, डेली ड्रामा भी बहुत कुछ होता था। मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी वर लेफ्ट अनटच्ड। तो जो सोसाइटी के जो नॉर्मल डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स थे उनको अनटच्ड छोड़ दिया जाता था और उन सोसाइटी के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मॉडर्न स्टेट जो है एक्टेड वाइडली बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रूल थ्रू मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट कोएरेशन, नेशनलिज्म, इन्फोर्सिंग कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमाइजेशन, क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट द पीपल्स विल। तो आज का जो मॉडर्न स्टेट है वो चलता ही इसी बलबूते पे है कि लेजिटिमेट कोएरेशन हो रहा है, मतलब कि लेजिटिमाइज्ड लोग पावर में हैं जिनको लोग चुन करके लेकर के गए हैं, और नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना, इन सारी चीजों को यूनिफॉर्मली इन्फोर्स करती है। ठीक है, तो लोगों की चयन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस वजह से मॉडर्न स्टेट्स जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती हैं लोगों की परेशानियों को। डायरेक्ट रूल एंड ब्यूरोक्रेसी। तो हम लोग अभी देखेंगे डायरेक्ट रूल और ब्यूरोक्रेसी के बारे में। राइज ऑफ डायरेक्ट रूल। 15th to 18th सेंचुरी में डायरेक्ट रूल देखने को मिलता है। फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियन मोनार्क्स इंक्रीजिंगली सेंट्रलाइज्ड पावर बाय इम्पोजिंग डायरेक्ट रूल्स। तो जो 15th सेंचुरी के बाद से क्या होता है कि यूरोप के जो मोनार्क्स हैं, राजा हैं, वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज्ड पावर को इन्फोर्स करने लग जाते हैं, मतलब कि सारी की सारी अथॉरिटी वो खुद के पास रखने लग जाते हैं। They reduced the influence of feudal lords and regional nobles, correcting authority in the hands of monarchy. तो ये क्या करते हैं, जो राजा हैं ये फ्यूडल लॉर्ड्स के इन्फ्लुएंस को कम कर देते हैं। पहले क्या होता था कि राजा जो है वो नोबल्स पे डिपेंड करता था, क्योंकि नोबल्स एक एरिया को लीड करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे राजा अपने पास सारी की सारी पावर्स रखने लगता है और जो रीजनल नोबल्स थे उनको कॉन्सेंट्रेटिंग अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ मोनार्की, उनकी पावर्स वो खुद के हाथ में लेने लग जाता है। दिस प्रोसेस गेव बर्थ टू द मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। इसी प्रोसेस की वजह से मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक स्टेट का जन्म होता है। फेमस मोनार्क्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ फेमस मोनार्क एसोसिएटेड हैं, जैसे कि आइवन द फोर्थ द टेरिबल, जिनको मतलब आइवन द फोर्थ ऑफ रशिया को द टेरिबल कहा जाता है, पीटर द वन द ग्रेट, फ्रेडरिक विलियम एंड फ्रेडरिक टू सेकेंड ऑफ प्रशिया। प्रशिया अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो अभी आप लोग जो जर्मन स्टेट देखते हो, जर्मन कंट्री देखते हो, उसका बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि हमेशा से वो जर्मनी ही था, बहुत सारे अलग अलग नेशंस छोटे छोटे हुआ करते थे इस तरह। इसमें से जो सबसे बड़ा वाला पार्ट था ना, समझो वो कौन सा था, वो प्रशिया का था। ठीक है, ये प्रशिया का रीजन था। तो इसी के दो राजा हैं, फ्रेडरिक विलियम और फ्रेडरिक द सेकेंड। ठीक है, कार्डिनल रिच्यू एंड लुई 17th ऑफ फ्रांस, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अपनी पावर को सेंट्रलाइज किया है। नाउ लुई द 14th एक्चुअली, हेनरी द 8th एंड थॉमस कॉर्नवेल ऑफ इंग्लैंड। थॉमस कॉर्नवेल कोई राजा नहीं थे, ये हेनरी द 8th के ही सेक्रेटरी थे। तो वो उनको हेल्प किया करते थे इंग्लैंड को चलाने में।
through direct rule, monarchs could maintain permanent armies and wage wars. तो सेंट्रल कंट्रोल होने की वजह से जो राजा हैं वो क्या कर सकते थे कि आर्मी को मेंटेन कर सकते थे और युद्धों की शुरुआत कर सकते थे। टैक्स पॉपुलेशन डायरेक्टली, और टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट हो सकता था। पनिश ऑफेंडर्स एंड एडजस्ट एंड एजुकेटेड डिस्प्यूट्स, मतलब कि जो ऑफेंडर्स थे, जो मोनार्की के ऑफेंडर्स थे, उनको ट्रीजन का नाम देकर के या किसी भी चीज का नाम देकर के उनको सजा दे सकते थे और उसके बाद जो डिस्प्यूट होते हैं उनको संभाल सकते थे। अल्टीमेटली कंट्रोल लाइफ एंड डेथ ऑफ सब्जेक्ट वाया ब्यूरोक्रेसी। इस तरह से वो क्या करते थे कि अपनी सब्जेक्ट्स का, अपने लोगों का वो लाइफ को कंट्रोल करते थे। Features of bureaucracy. तो bureaucracy is equal to hierarchical administrative system based on rational legal authority. bureaucracy का मतलब होता है hierarchical administrative system, मतलब कि एक प्यून है, उसका एक ऑफिसर है, ठीक है, एक प्यून है, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक समझ लो असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर एक मैनेजर है, इस मैनेजर के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर कोई टावर मैनेजर है, ठीक है। तो इस तरह की जो हायरार्की है, इस तरह की हायरार्किकल सिस्टम हमारे लॉ में भी देखने को मिलती है कि एक नॉर्मल सा सिपाही है, देन पुलिस ऑफिसर है, सॉरी सब इंस्पेक्टर है, पुलिस ऑफिसर है, फिर कमिश्नर है। तो इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी है वही उसी चीज को हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहा जाता है, जो कि लीगल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, लीगल अथॉरिटी पे ये बेस्ड है। ऑफिशियल्स वर सैलरीड प्रोफेशनल्स विथ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन डिसीजंस। तो जो लोग इसमें काम कर रहे थे इन ब्यूरोक्रेसीज में, वो सैलरीड प्रोफेशनल थे, उनको पैसे मिला करते थे, लाइक सैलरी मिलती थी, और इनका कोई भी अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उसमें, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स एंड पास देम डाउन यूनिफॉर्मली। तो ये क्या करते हैं कि चुपचाप से जो नीचे अथॉरिटी वाले लोग हैं वो सिर्फ उनको अपना काम करना है और यूनिफॉर्मली उनको चलने देना है। गवर्न बाय लॉज एंड रूल्स नॉट पर्सनल विम्स। तो इनको गवर्न, अपना जो कुछ भी एक्शन लेना है वो लॉ के हिसाब से लेना है, रूल के हिसाब से लेना है, पर्सनल वो अपने थिंकिंग के हिसाब से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। सिलेक्ट किया जाता था इनको इनकी एक्सपर्टीज के ऊपर, नॉट फैमिली टाइज और वेल्थ। फैमिली टाइज और वेल्थ नहीं देखे जाते थे, उनकी कैपेबिलिटी को मेजर किया जाता था। रिप्लेसेबल लाइक पार्ट्स ऑफ अ मशीन इंश्योरिंग कंटिन्यूटी बियॉन्ड इंडिविजुअल्स। तो अगर कोई एक इंसान है, उसको अभी किसी मैनेजर की पोस्ट में वो लोग डाल रहे हैं, तो अगर कल को कोई दूसरा इंसान आएगा जो इनको इनसे बेटर मिल गया, तो फिर वो उनको रिप्लेस कर देंगे जस्ट लाइक अ मशीन पार्ट। Max Weber described this as regional legal authority, though in practice it often deviated from the ideal. तो मैक्स वेबर डिफाइन करते हैं कि ये जो चीज हो रही थी इसको रैशनल लीगल अथॉरिटी कहा जा सकता है, लेकिन जब इसका प्रैक्टिस एक्चुअली में होता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि एक प्यून है, उसको क्या करना है, एक फाइल ले जा करके यहाँ पे दे देनी है ताकि ये काम हो जाए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है करप्शन के दौरान कि वो फाइल कभी भी उस ऑफिसर के पास पहुंचती ही नहीं है जिस ऑफिसर के पास तक उस फाइल को पहुंचना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे मे बी किसी फोर्थ या थर्ड पार्टी को फायदा हो, उसने प्यून को कुछ घूस खिलाया और सारी चीजें रफा दफा हो गई। तो मैक्स वेबर जब इसको कहते हैं कि ये रैशनल लीगल अथॉरिटी है, मतलब बराबर में सबको लीगल राइट्स दिए गए हैं और उसके हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिस एक्चुअली में हो रहा है वहां पे चीजें अलग थी। ब्यूरोक्रेसी बिकेम द कोर ऑफ मॉडर्न स्टेट पावर। ब्यूरोक्रेसी जो है आज का भी कोर है मॉडर्न पावर का, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेडिक्टेबल, इम्पर्सनल एंड एफिशिएंट। अब ब्यूरोक्रेसी अगर सही में हिसाब से चले तो उसके वजह से क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेडिक्टेबल होगा, कि अगर किसी ने चोरी की है तो चोरी की है, सजा होगी। ये नहीं कि अभी किसी बड़े कास्ट के इंसान ने चोरी की है तो उसके लिए लॉ अलग होगा, एक छोटे कास्ट के इंसान ने चोरी की है तो उसके लिए लॉ अलग होगा, इस तरह की चीजें नहीं। तो इम्पर्सनल मतलब अपना कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं, और अच्छे से एफिशिएंटली ये सब काम हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूल। प्री-मॉडर्न रूलर्स रिलाइड ऑन पर्सनल डिस्प्ले ऑफ पावर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि प्री मॉडर्न रूलर्स मतलब कि मॉडर्न एरा आने से पहले जो रूलर्स थे वो पर्सनल डिस्प्ले ऑफ पावर में बिलीव करते थे या उस पर रिलाई करते थे। मतलब वो ये बतलाते थे कि देखो मेरे पास इतना बड़ा पैलेस है, मेरे पास इतनी आर्मीज है, इतने जेवर हैं, इतने गहने हैं, तो मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूँ और तुम लोग इस बात को मानो कि इस वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, लैविश सेरेमनीज करते थे, ठीक है, कॉस्टली अटायर पहनते थे, ग्रांड आर्किटेक्चर हुआ करता था उनका, पब्लिक जेनरोसिटी दिखाते थे कि पुअर लोगों को पैसे दे दें या फिर थोड़ा खाने पीने की, पब्लिक टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दें। एंड ओकेजनल हार्श पनिशमेंट्स, और ओकेजनल हार्श पनिशमेंट्स, अगर किसी ने भी राजा या रानी को डिस्प्लीज किया तो उन लोगों को हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लैंड का एग्जांपल लें तो वहां पे क्या होता था 15th सेंचुरी के आसपास, आप लोगों ने एक बहुत फेमस स्टोरी सुनी होगी ब्लडी मैरी की, या फिर आपने ब्लडी मैरी का गेम खेला होगा, तो उसके पीछे एक कहानी ये है कि जो हेनरी द 8th
कि जो सबसे बड़ी बेटी थी मैरी, ठीक है, हेनरी द 8th प्लस कैथरीन ऑफ अरागॉन की जो सबसे बड़ी बेटी थी मैरी, जब वो रानी बनती है तो क्योंकि हेनरी द 8th के ने अपने टाइम पे क्या किया होता है कि उसने कैथोलिक चर्च से अपने टाइज खत्म कर दिए होते हैं, तो वो अब एक प्रोटेस्टेंट किंग बन चुका होता है, लेकिन उसकी जो बेटी थी मैरी वो अभी भी कैथोलिक फेथ को ही फॉलो कर रही होती है। तो ये बहुत टर्बुलेंस का टाइम था इंग्लैंड के लिए। और उसके बाद हेनरी द 8th के डेथ के बाद उसका जो सबसे छोटा बेटा होता है एडवर्ड, वो राजा तो बन जाता है, ठीक है, एडवर्ड राजा तो बन जाता है, लेकिन 15 ईयर्स की 15 ईयर्स की यंग एज में ही उसकी डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि मैरी क्वीन बनती है। तो उसके फादर ने तो प्रोटेस्टेंटिज्म को लेकर के आ गए थे वो, लेकिन जो मैरी थी वो कैथोलिक थी, तो वो क्या करती है कि वो कैथोलिज्म को रिस्टोर करने की कोशिश करती है इंग्लैंड में, और इसके लिए वो हार्श पनिशमेंट देती है जो लोग उसके फेथ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या पनिशमेंट वो देती थी कि बर्न टू द स्टेक, मतलब कि आपको जिंदा एक जला दिया जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आपको सबसे पहले आपके हाथ काटे जाएंगे, आपका छोड़ दो, उतना पनिशमेंट की बात नहीं करते, दीज आर वेरी ब्रूटल। तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट थे, इस तरह के जो पनिशमेंट थे, ये किंग्स एंड क्वींस दिया करते थे। और इन्हीं वजहों से ना कि मैरी ने बहुत सारे लोगों को मारा, इसीलिए इसको ब्लडी मैरी कहा जाने लगा, और तब से ये गेम बहुत फेमस है। These displays were temporary and limited. तो ये जो डिस्प्ले हुआ करते थे ये टेम्पररी थे, मतलब आज हैं और कल नहीं रहेंगे, इस तरह की सिचुएशन थी, और ये लिमिटेड हुआ करते थे। मॉडर्न स्टेट्स no longer needed such ostentation. Bureaucracy allowed them to rule daily life through law, surveillance and administration. तो मॉडर्न डे आजकल की सोसाइटी में इन सारी चीजों की कोई जगह नहीं है। आजकल किन चीजों से काम चलता है हमारा? लॉ से, सर्वेलेंस से और एडमिनिस्ट्रेशन से काम चलता है। स्टेट पावर एक्सपैंडेड इनटू ऑल एरिया। स्टेट का जो पावर है वो हर एरिया में एक्सपैंड होता है। सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस ऑन सिटीजन्स, मतलब कि सिटीजन्स पे, अपने सिटीजन्स क्या कर रहे हैं उनकी खोज खबर भी ये गवर्नमेंट रखती है, उन पे इंटेलिजेंस भी रखती है। रेगुलेशन ऑफ फैमिली लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, वेलफेयर, ये सारी चीजें, मतलब कि रेगुलेशन ऑफ फैमिली लाइफ की हर एक मिडिल क्लास, पुअर क्लास, रिच क्लास, हर क्लास के लोगों की फैमिली लाइफ के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम किया गया है, हेल्थ का इंतजाम किया गया है, गरीब लोगों के लिए वेलफेयर की सुविधा की गई है। कंट्रोल ओवर डिस्प्यूट, मतलब अगर लोकल लोगों में कुछ लड़ाइयां हो जाती हैं तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है। टैक्सेशन की, अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपको क्या टैक्स देना है। एंड इवन पब्लिक मोर्टेलिटी, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कोई बीमारी है, कुछ एपिडेमिक जैसा कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान देगी, लॉज बनाएगी कि कैसे ही उस चीज को रिवर्स किया जाए। The modern state became more absolute than old tyrannies, yet coexisted with democracy since bureaucracy functioned impersonally. देखो, तो जो मॉडर्न स्टेट है वो मोर एब्सोल्यूट हो गया, मतलब इनकी स्थिरता ज्यादा थी, rather than old tyrannies, मतलब कि जो क्रूर व्यवहार था पुराने समय का, उससे ज्यादा ये एब्सोल्यूट हो जाती है, और ये को एग्जिस्ट करती है डेमोक्रेसी के साथ में, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट के फंक्शन करती है। Capacity for violence and military power. The modern state gained a monopoly on violence through standing armies and advanced weapons. तो जो वायलेंस होता है, कुछ कम्युनल वायलेंस होते हैं, अलग अलग तरह के टेररिज्म से टैकल करने के लिए जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनके पास आर्मीज हैं, एडवांस वेपन्स हैं, तो इसकी वजह से अब थोड़ी सी सिचुएशन स्थिर रहती है। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे हु कुड रेज टेम्पररी आर्मीज, उनके पास, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास क्या होता था, एक जमीन है, वहां पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, और जब भी फ्यूडल लॉर्ड को जरूरत पड़ती थी, किंग मांगता था कि मुझे 12 सोल्जर्स चाहिए, मुझे 15 सोल्जर्स चाहिए, तो यही किसान होते थे जो कि लड़ने के लिए जाते थे। तो ये कुछ ट्रेन लोग होते नहीं थे एक्चुअली, तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये टेम्पररी आर्मी ही प्रोवाइड कर पाते थे। मॉडर्न स्टेट्स के पास सस्टेन्ड परमानेंट नेशनल आर्मीज नंबरिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्मीज, लेटर मिलियंस। तो जो मॉडर्न स्टेट्स थे इनके पास धीरे धीरे करके अब एक हम लोगों के पास पूरा अपना एरिया है कि हाँ ये आर्मी का सेक्शन है, लोग वहां जॉब करते हैं, वहां पे हम लोग रह करके हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट फुल स्केल नेशनल रिक्रूट, तो पहली बार जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो पहली बार नेशनल रिक्रूटमेंट होता है। अगर आपको 10th क्लास की थोड़ी सी भी हिस्ट्री याद होगी ना तो आपको याद आएगा कि नेपोलियन के अंदर में फ्रेंच आर्मी क्या करती है कि दूसरे जगहों पर जाकर के, प्रशिया में जाकर के, इधर उधर जाकर के फ्रेंच आर्मीज ही लोगों को कहती हैं कि हम आपको लिबरेट करेंगे, हम आपके लिए ये लॉ लाएंगे, वो लॉ लाएंगे, नेशनलिज्म लाएंगे। तो ये क्या हो रहा था कि फ्रेंच आर्मीज थी और वो कहाँ जाती थी, वो दूसरे जगहों पे जाती थी, वहां पे पहली बार, फ्रांस में पहली बार आर्मीज में रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, जो कुछ भी वो काम करवाए लेकिन आर्मी का रिक्रूटमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। शोइंग हाउ स्टेट्स कुड मोबिलाइज इंटायर पॉपुलेशन फॉर वॉर।
Technological advancements, artillery, firearms, tanks, and artifacts further strengthen states, making them capable of unpredicted destruction. ठीक है, तो जैसा ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई उस तरह से आर्मी के पास गन्स, मशीन गन्स, आर्टिलरीज, तोपें वगैरह आती गई, तो क्या होता गया इससे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से डील करना इजी हो गया। By the 20th century, 20वीं शताब्दी के आते तक में states could not be challenged by individuals or small groups. Opposition required by mass mobilization or revolutionary strength. तो अब क्या होता है कि 20th century के आते आते तक में जो लोग हैं वो अब इतने ज्यादा, ऐसा नहीं है कि अभी 50-60 लोग खड़े हो गए और वो एक स्टेट को डिस्टरप्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको कुछ भी डिस्टरप्शन कॉज करने के लिए एक बड़ी आर्मी चाहिए होगी, एक बड़ा स्ट्रेंथ चाहिए होगा, क्योंकि अब स्टेट्स के पास अपनी आर्मी है, फैसिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है, तो वो आसानी से इन सारी चीजों से डील कर लेती हैं। Nation state and international relations. By the 19th century, Europe was composed of national states, a nation state, each sovereign in its own territory. तो 19th century के आते तक में क्या होता है कि यूरोप में नेशन स्टेट्स उभर के आने लगते हैं और हर टेरिटरी अपने आप की सॉवरन होती है। मतलब कि अगर फ्रांस है तो वो फ्रांस का जो एरिया है उसकी अथॉरिटी फ्रांस के पास ही है, कोई दूसरा उस पर राज नहीं कर रहा होता है, कोई कॉलोनी नहीं होती है वो, ठीक है। दीज स्टेट्स इंटरैक्टेड थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये जो स्टेट्स थे आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस के द्वारा इंटरैक्ट करते थे, गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और ये चाहते थे कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर पाएंगे आपस में मिल करके। डिप्लोमेसी इमर्ज्ड एज अ की टूल। डिप्लोमेसी मतलब कि कूटनीति, ऐसा नहीं कि मार धाड़ करके कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। दो देशों को चाहिए कि दोनों के बीच में ट्रेड रूल स्टैब्लिश हो सके, ऐसा नहीं कि दोनों वॉर वेज कर रहे हैं, दोनों जाकर के आपस में अपने नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो वो होता है डिप्लोमेसी विद परमानेंट एम्बेसडर्स एंड फॉर्मल नेगोशिएशन। ठीक, now this system originated in the Peace of Westphalia 1648 but became dominant only in the 19th century. अब ये जो सिस्टम है कि दो नेशंस के एम्बेसडर्स मिल रहे हैं, वहां के डिप्लोमैट्स मिल रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं अपने अपने नेशन के फेवर्स को, ठीक है, तो ये सारी चीजें 1648 में शुरू होती हैं वेस्टफालिया में, लेकिन ये 19th सेंचुरी में ही प्रोमिनेंटली उभर के आती हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स रिक्वायर्ड स्टेट्स टू डिफेंड एंड प्रमोट देयर नेशन नेशनल इंटरेस्ट, मेकिंग देम मोर पार्टिसिपेंट्स इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। तो जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो क्या रिक्वायर करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें और ग्लोबल डिप्लोमेसी में ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें, खुद को आगे लाएं। अब कंक्लूजन देखते हैं इन सब चीजों का। द राइज ऑफ डायरेक्ट रूल एंड ब्यूरोक्रेसी फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड यूरोप। तो जब डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है यूरोप में, इसकी वजह से यूरोप ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि फ्यूडल लॉर्ड से सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज एस्टैब्लिश होती हैं। दूसरा है कि ब्यूरोक्रेसी मेड गवर्नेंस इम्पर्सनल, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी में अब लोगों को सैलरी मिल रही है, वो कितना भी अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत 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 ज्यादा, तो उसमें उनका कुछ भी बहुत पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको उसके हिसाब से सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उसके वो काम वो कर देंगे अच्छे से तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है और ये ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है। स्टेट्स गेन अनप्रेसिडेंटेड पावर ओवर मिलिट्री। तो जो स्टेट्स था उनका जो कोई भी क्वेश्चनेबल फॉर्मेट नहीं है कि क्वेश्चन कर सके कि क्या मिलिट्री, सोसाइटी और डेली लाइफ पे स्टेट का कंट्रोल है या नहीं है, डायरेक्टली उनका कंट्रोल था, ठीक है। नेशन स्टेट्स इमर्ज होकर के आते हैं, बेसिक यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती हैं, इंटरैक्शन होता है डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटी। विद द राइज ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स के आते के साथ ही इनॉर्मस पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है रूलर्स के हाथों में, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो इंक्रीजिंगली डेमोक्रेटिक हो जाती है बाय क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट द पॉपुलर विल। और धीरे धीरे क्या होता है, तेजी से ही समझ लो कि डेमोक्रेटिक होने लग जाता है सब कुछ। कैसे डेमोक्रेटिक हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे लोगों की पॉपुलर विल को, मतलब कि अगर कोई देश के लोग हैं, वो लोग 100 हैं, तो किसी चीज पे उन लोगों को सहमत होना है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो 10 लोग कुछ चाहते हैं, 10 लोग कुछ चाहते हैं, 60 लोग कुछ चाहते हैं, 10 लोग कुछ चाहते हैं, और 5 लोग कुछ चाहते हैं, 5 लोग कुछ चाहते हैं, तो बात किसकी मानी जाएगी, पॉपुलर विल की मानी जाएगी। मतलब 60% लोग जो चाहते हैं वो होगा, बाकी लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में 18th सेंचुरी में। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल, और डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं वो अपने
डेमोक्रेसी पे रिप्रेजेंट होना शुरू करते हैं, मतलब कि लोगों को ये बतलाते हैं कि अब हम लोग स्टेट के सारे कामों को डेमोक्रेटिकली हैंडल करेंगे। इन लार्ज नेशंस डायरेक्ट रूल बाय द पीपल was impossible, so democracy took the form of representative government। तो बहुत बड़े नेशन में डायरेक्ट रूल ऑफ पीपल, लोगों का डायरेक्ट रूल होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन से डील करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वी लिव इन इंडिया। तो जो डेमोक्रेसी है वो इन सारी चीजों पे अपना रिप्रेजेंटेशन करना चाहती है बाया गवर्नमेंट। सिटीजन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सेम डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है कि लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, एक्सरसाइज पावर ऑन देयर बिहाफ, और उनके बिहाफ में पावर का यूज करेंगे, और इलेक्शंस इन रूलर्स को पीरियोडिकली रिप्लेस करेंगे। मतलब कि अभी एक हमारा एमएलए है तो फिर 5 साल के बाद इलेक्शन में दूसरा एमएलए होगा। दिस गेव राइज टू प्लूरलिज्म विथ मल्टीपल पार्टीज एंड आइडियोलॉजीज कंपीटिंग फॉर पावर, मेकिंग इलेक्शंस सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से प्लूरलिज्म बढ़ता है, मतलब लोगों की इंक्लूसिविटी बढ़ती है, और मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजीज के साथ पावर के लिए compete करती हैं, और जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वो लेजिटिमेसी का बेस बन जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। इलेक्शंस हाउएवर वर नॉट ऑलवेज फेयर, इलेक्शंस हमेशा फेयर नहीं है। देखो मैंने पहले भी बताया इस चैप्टर की शुरुआत में कि ब्यूरोक्रेसी का जो आइडिया है वो बहुत मासूम प्यारा सा है, लेकिन लोग उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट निकालने लगते हैं, और इसकी वजह से लोग करप्शन को लीड करते हैं। और यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस हमेशा शुद्ध नहीं होते हैं, उसमें मिलावट होती है। Regimes on both the left communists and right fascists used pluralistic referendums or manipulated voting to claim popular support। तो बहुत बार ऐसा होता है, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग के लोग हो, अलग अलग रेफरेंडम्स यूज करते हैं, मैनिपुलेटेड वोट्स यूज करते हैं, ताकि जो पॉपुलर सपोर्ट है उस पर का क्लेम हासिल किया जा सके। लीडर्स लाइक लुइस नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन एम्प्लॉयड इलेक्शंस टू सिक्योर डिक्टोरियल पावर व्हाइल अपीयरिंग डेमोक्रेटिक। ठीक है, जब अगर फ्रांस की ही हम लोग बात करें तो जो लुइस नेपोलियन है अपने आप को फिर से किंग डिक्लेयर कर देता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, लोग डेमोक्रेसी के की ओर आगे जाते हैं, फिर भी लुइस की वजह से वापस वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं, और ये लोग ऐसे क्या दिखाते हैं कि हम लोग राजा नहीं है, हम लोग तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे जस्ट इलेक्शंस को यूज करके अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, और वो काम वही पुराना कर रहे हैं। इलेक्शन जो है वो बोथ टूल है कोएरेशन और लेजिटिमेसी के लिए। ठीक है, अगर इलेक्शंस फेयरली होते हैं तो वो ऑब्वियसली सही इंसान को पावर देंगे। Alongside elections, bureaucracy, armed forces, police and judiciary were key instruments of the modern states। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। The judiciary, though unelected, was considered essential to democracy since it interpreted the law, settled disputes and could protect citizens' rights against state operations। तो जो judiciary है, जो law है, ये क्या होता है, ये unelected लोग होते हैं, कोई मतलब कोई जज इलेक्ट तो नहीं होता है, वो पढ़ करके वहां पहुंचता है। लॉयर्स इलेक्ट नहीं होते हैं, वो पढ़ाई करके वहां पहुंचते हैं। तो ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में, और लोगों को अपने डिस्प्यूट सेटल करने में, और लोगों को अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए सहायता करते हैं। इट्स इंडिपेंडेंस मेड इट वाइटल फॉर बैलेंसिंग पॉपुलर सोवेनिटी एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, फाइनली यूरोपियन पॉलिटिक्स इन द 19th and 20th century was divided into 3 broad ideological trends। तो 3 तरह की आइडियोलॉजी थी जो 19th और 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस थी यूरोप में। लिबरल डेमोक्रेसी, सेंटर, लेफ्ट, राइट। तो लेफ्ट में क्या आएगा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फैसिज्म। राइट, तो सेंटर का मतलब है लिबरलिज्म, कि ठीक है तुम थोड़ा सा कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करो, थोड़ा सा कम्युनिज्म को भी सपोर्ट करो, और कम्युनिज्म पूरा का पूरा लेफ्ट विंग, और इसके अलावा कंजर्वेटिज्म और फैसिज्म जो है वो राइट विंग। हम लोग राइट विंग की बात पहले कर चुके हैं। दिस डिविजन ऑफन लेड टू डीप कॉन्फ्लिक्ट्स, और इन डिविजन्स की वजह से बहुत ज्यादा बहुत बारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग आइडियोलॉजिकल वॉर्स हुए हैं। 20th सेंचुरी में नोटेबली हम लोगों को क्लैश देखने को मिलता है लिबरल डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच में, और यही कोल्ड वॉर को भी लीड करता है। कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में हुआ था। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो एज यूजुअल आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई विल पॉज फॉर 10 seconds and you people, what you people can do, you people can just take a screenshot or just pause the video and write it down so that आपने एक बार इस पूरी चीज को सुन लिया है. अगर आप आंसर्स को अपने हाथों से लिखोगे तो क्या होगा कि आपको एक बार दोबारा से रिविजन हो जाएगा जो कुछ भी आपने यहाँ पे पढ़ा है. ऐसे रिवाइज नहीं करना चाहते हो तो 2-3 बार इसी वीडियो को चला करके छोड़ दो, सुनो, आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएंगी और आप आराम से अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. Okay, so all the best for all of your examinations. And one more thing, if you guys want any other subject to be explained by me, तो please आप comment में मुझे बताओ. I'll definitely make a video on that. So bye bye, all the best for all of your examinations.